आम चोर चिड़िया। सुंदरवन के जंगल में टूनी और चुन्नू नाम की दो सास बहू रहती थी। वे दोनों बहुत ही कामचोर और एक नंबर की चोरनी थी। वो तो बस पक्षियों के खेतों से फल और सब्जी चोरी करके खाया करती। एक दिन वे उड़ते हुए कहीं जा रही थी, तभी टूनी की नजर कालू के आम के बाग में पड़ती है। अरे माँ जी, वो देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं। अरे वाह, आम के पेड़, वो भी लबालब भरे हुए। चल चलकर आम खाते हैं। चलिए माँ जी, अच्छे काम में देरी किस बात की। ऐसा कहकर वे उस बाग में घुस जाती हैं और आम तोड़कर खाने लगती हैं। माँ जी, ये आम तो दशहरी लग रहे हैं। अरे नहीं, ये आम दशहरी नहीं, ये तो लंगड़ा आम है। क्या माँ जी, लंगड़ा आम? भला लंगड़ा कैसे हो सकता है? अरे मेरी मंदबुद्धि बहू, ये आम की किस्म होती है। लंगड़े का मतलब ये नहीं कि आम के पैर नहीं है। माँ जी, आम तो बड़ा मीठा है, कुछ आम सोनू जी के लिए भी ले चलें क्या? हाँ हाँ, भर ले पन्नी में, आज रात खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टूनी अब पन्नी में बहुत सारे आम भर लेती है और वहाँ से आम खाकर अपने घर आ जाती है। माँ जी, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। मैं भी मेहनत करके थक गई, मैं भी सोने जा रही हूँ। दोनों सास बहू घोड़े बेचकर सो जाती हैं। उनकी यह रोज की दिनचर्या थी। वे चोरी के फल खाकर ऐसे ही आराम करती थी। दिन छिप जाता है, सोनू भी काम से आ जाता है और जब वे दोनों को ऐसे सोता हुआ देखता है तो अपना सर पकड़ लेता है। पता नहीं कहाँ से इन आलसियों के बीच में फंस गया। सुबह 10 बजे सोती हैं और दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोती रहती हैं माँ और टूनी। अरे उठ जाओ अब तो। आ गया तू। हाँ माँ, और यह भला सोने का क्या टाइम है? ये तो पूजा पाठ का समय है और आप दोनों घोड़े बेचकर सो रही हैं। अब तू जाने दे बेटा, हम दिन भर कितनी मेहनत करते हैं। ले तू आम खा। आम कहाँ से आए? वो आज हमने कालू के बागों में हाथ साफ कर लिया। अरे मेरी माँ और बीवी मान जाओ, ये जो काम तुम कर रही हो सही नहीं, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मेहनत कर लिया करो, हाथ पैर चला लिया करो। अब तू ज्यादा लेक्चर मत दे और आम खा के सो जा। सो जा और खाना, आज हम बहुत थक गए, खुद बनाकर खा ले। बेचारा सोनू खुद ही खाना बनाकर खा लेता है, पर उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसको तो अब इस चीज का एक्सपीरियंस हो गया था। अगले दिन फिर, माँ जी, कालू के बाग के आम फिर से खाने का मन है, चलो चले क्या? मन तो मेरा भी बहुत है, चल चलते हैं। इसके बाद वे दोनों सास बहू की जोड़ी फिर से चोरी करने के इरादे से निकल जाती हैं, पर आज उनकी किस्मत थोड़ी खराब थी क्योंकि आज बाग में कालू चौकसी कर रहा था। अब क्या करे बहू, आज तो कालू कौवा अपने बाग में खड़ा है। अगर ये यहाँ से नहीं गया तो हम आम कैसे खाएंगे? माँ जी, सोचने दीजिए। टूनी कुछ देर सोचती है और कहती है, माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना आप उसे ये कह दीजिए कि उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनने के बाद वह जरूर भागा भागा जाएगा। ठीक है बहू, मैं अभी जाती हूँ। रुकिए माँ जी, आप अपनी आंखों में थोड़ा पानी भर लीजिए ताकि उसे लगे कि आप बहुत रो रही हैं। इसके बाद चुनमुन कालू के पास जाती है और अपने झूठे आंसू के सहारे एक्टिंग करती है। कालू भाई, आपकी पत्नी का बाजार में एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत बहुत नाजुक है, जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए। क्या हुआ मेरी पत्नी को? कहाँ है वो? पक्षी हॉस्पिटल में है, जल्दी जाइए, कहीं देर ना हो जाए। कालू वहाँ से चला जाता है और उसके बाद टूनी और चुनमुन बड़े शौक से आम खाने लगती हैं। तभी वहाँ कालू आ जाता है। कालू को देखकर चुनमुन और टूनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कालू भाई, तुम यहाँ, आप भाभी से मिलने नहीं गए? तुम्हारी भाभी कब की परलोक सिधार चुकी है और आज नहीं 9 साल पहले। मैं तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था क्योंकि मुझे शक था कि तुम दोनों मेरे आमों की चोरी कर रही हो। माफ कर दो कालू भाई, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं, तुम्हें तो पुलिस के हवाले करना ही होगा, ऐसे तुम बाज नहीं आओगी। नहीं कालू काका, हम समझ गए। हम आपसे वादा करते हैं, आगे से हम कभी चोरी नहीं करेंगे, मेहनत की खाएंगे। कालू उन दोनों को एक और मौका दे देता है और इस मौके को पाकर टूनी और चुनमुन सुधर जाती हैं और मेहनत करके खाने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। चुनमुन नाम के गांव के जंगल में 2 बहनें टूनी चिड़िया और खुशबू चिड़िया रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थी। टूनी चिड़िया बहुत ही अच्छे दिल की और जरा भी लालची नहीं थी। वहीं उसकी छोटी बहन खुशबू बहुत ही मतलबी और लालची थी। टूनी का सपना था कि वह अपने माँ बाप की सेवा करे और उनका हर सपना पूरा करे। वहीं उसकी बहन खुशबू का सपना था कि वह किसी अमीर पक्षी से शादी करके यहाँ से चली जाए और खूब ऐश से अपनी जिंदगी बिताए। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए बहुत चिंतित रहते थे।
एक दिन की बात है, पंडित जी एक लड़के का रिश्ता टूनी के लिए लेकर आते हैं। नमस्ते कोमल जी। नमस्ते जी नमस्ते। आज हम गरीब के घर कैसे आना हुआ? बस टूनी बिटिया के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया तो सोचा आपको खबर दे दूं। जी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ये देखिए लड़के की फोटो। लड़का एक इंजीनियर है और महीने के 1 लाख आसानी से कमा लेता है और रहता भी विदेश में है। अगर इससे टूनी बिटिया की शादी हो गई तो किस्मत चमक जाएगी आपकी बिटिया की। तभी टूनी पानी लेकर वहाँ आती है और पंडित जी से कहती है, नहीं पंडित जी, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों बिटिया? मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो विदेश में रहता हो। मुझे तो एक ऐसा पति चाहिए जो यहीं रहता हो। पैसे कितने भी कमाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो शादी के बाद मेरे माँ बाप को भी अपना माँ बाप माने। मेरे माता पिता के हम दोनों बहनों के अलावा कोई नहीं। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में छोड़कर कहीं चली जाऊं। बेटी एक बार सोच ले, मैं कल आ जाता हूँ। ऐसा कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और खुशबू तभी वो फोटो देखती है और अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, अगर टूनी उस इंजीनियर से शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है ना, मैं उससे शादी कर लूंगी। वैसे भी जैसे इस टूनी की शर्तें हैं, मुझे तो लगता है शायद ऐसा पति इसे इस जन्म में तो नहीं मिलेगा और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। कोमल चिड़िया खुशबू की बात से सहमत थी और शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। खुशबू का जो सपना था वह सब पूरा हो जाता है, उसका विदेश घूमने का सपना। वहीं टूनी को भी एक ऐसा हमसफर मिल जाता है तो उसके साथ उसके माँ बाप की सेवा करने के लिए तैयार था। पर वो खुशबू के पति की तरह पढ़ा लिखा और अमीर नहीं था। उसके पास तो रहने को घर भी नहीं था। वह केवल एक मजदूर था जो रोज मजदूरी करके अपना और टूनी का पेट पालता था। पर टूनी इस सब में भी खुश थी। फिर एक दिन खुशबू घर आती है और टूनी को देखकर उससे कहती है, अरे टूनी दी, कैसे हो? बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि आपको आपकी पसंद का हमसफर मिल गया। वैसे कहाँ हैं जीजा जी? तभी रमेश आता है। क्या दी, आपको यही मिला था? मुझे देखो, आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। मेरे पास हर ऐशो आराम की चीज है। मेरे पति ने मुझे अभी एक नया एप्पल फोन भी गिफ्ट किया है। जानती हो इसकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। और हाँ, मेरे नाम पर एक बंगला भी खरीदा है और जल्द ही हम एक मर्सिडीज भी लेने वाले हैं। और आपने इस जमाने में इस मजदूर से शादी कर ली। अच्छा लगा सुनकर खुशबू कि तुम खुश हो, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है। और तुम जो चाहती थी तुम्हें वह सब मिल गया। पर खुशबू, मैं भी बहुत खुश हूँ। जितना मेरे पति कमाते हैं मैं उसी में खुश हूँ। और हाँ, जितना कुछ भी मेरे पास है वह सब मेरे लिए बहुत है। मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भले ही मेरे पास महंगे फोन ना हो, पर मेरे पास बहुत कीमती पति है जो मेरे साथ मेरे माँ बाप की भी बहुत सेवा करते हैं। रात हो या दिन हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मेरे परिवार को अपना मानते हैं। दी, ये सब तो कहने की बात है। एक दिन आपको भी पैसे की कीमत पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि पैसा कितना जरूरी है। और मैं भी तुमसे कह देती हूँ कि एक दिन तुम्हें भी पता चल जाएगा कि पैसों से बढ़कर भी कुछ है और हर खुशियाँ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इसके बाद खुशबू वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। टूनी उसके बाद अपने काम में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन खुशबू के पति पर करप्शन का गंभीर आरोप लग जाता है और उसे नौकरी से निकाल जेल में डाल दिया जाता है और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। खुशबू बेचारी रोड पर आ जाती है और फिर वह अपने माँ बाप के पास आती है। खुशबू, तू घबरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ खुशबू, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और मेरी पुलिस कमिश्नर से थोड़ी बहुत जान पहचान है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। आपकी पुलिस कमिश्नर से जान पहचान कैसे है? वो खुशबू, मैं पहले उन्हीं के पास माली का काम करता था। वो मुझे बहुत मानते थे और उन्होंने मुझे कहा था कि रमेश, अगर तुझे कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो तू बेझिझक मुझसे कहना। इसीलिए मुझे लगता है कि आपके पति को जेल से छुड़वाने में वे हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद रमेश पुलिस वाले के पास जाकर खुशबू के पति को छोड़ने के लिए बोलता है। ठीक है रमेश,
मैं इसे तुम्हारे ही कहने पर छोड़ रहा हूँ। बाकी मुझे लगता है कि ये अगर आपके रिश्तेदार हैं तो यह यकीनन आप जैसे ही ईमानदार होंगे। जी कमिश्नर जी, आप कृपया करके हमारी मदद कीजिए। हाँ रमेश, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद खुशबू के पति को बेकसूर मान लिया जाता है और उस पर से सारे इल्जाम हटा लिए जाते हैं। रमेश की मेहनत रंग लाती है और खुशबू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मैंने आपको उस दिन न जाने क्या क्या बोल दिया। और टूनी दी, आप सही थी कि अमीर या गरीब ये सब कुछ नहीं है। मेन बात ये है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम कितना खुश हैं। कोई नहीं छोटी, मैंने तुझे माफ किया। मैं भी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने इस समय हमारी मदद की। जहाँ मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया और मेरा साथ छोड़ दिया, पर आप दोनों ने बड़ों की तरह अपना बड़प्पन दिखाया और हमारी मदद की और मुझे जेल से छुड़वाया। देखो, ये सब बातें बहुत हो गई, अब ये सब छोड़ो और कुछ खाना खा लो। इसके बाद वे सभी खाना खाते हैं और कुछ ही दिनों में कुणाल को बाइज्जत वो सब लौटा दिया जाता है जो उससे छीन लिया गया था। खुशबू अब पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ जाती है और आगे से फिर कभी अपनी दीदी के साथ ऐसा नहीं करती। टूनी सुंदरबन के जंगल में अपने बूढ़े पिता चंपक के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। टूनी की माँ शारदा का टूनी के बचपन में ही निधन हो गया था, जिस कारण चंपक को ही उसकी परवरिश अकेले करनी पड़ी। टूनी का कॉलेज पूरा हो चुका था। अब वह चंपक ये चाहता था कि वह टूनी की शादी जल्द से जल्द कर दे। एक दिन टूनी के पिताजी ने टूनी से कहा, बेटी टूनी, मैं चाहता हूँ आने वाले महीने में मैं तेरी शादी कर दूं और मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊं। पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, शायद मैं जिंदा भी रहूं या नहीं। पर पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अभी तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है और मेरा कलेक्टर बनने का सपना है। बेटी, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? तू मेरे बाद किसके सहारे जिएगी? अगर तेरी माँ होती तो बात अलग होती, पर वो तो है नहीं। पर पिताजी। बेटी, मैं तेरा दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तू अपना घर संसार बसा ले और अच्छी जगह तेरा ब्याह हो जाए। मेरी तबीयत का कुछ नहीं पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। तभी चंपक का एक दोस्त आता है। अरे चंपक भाई, तूने मुझे वे दूसरे गांव जाने को बोला था ना कि बेटी टूनी के लिए लड़का देखना है। हाँ दीनू, बता कैसा रहा? कैसा था लड़का और परिवार कैसा है? चंपक भाई, लड़का तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता है, पर उसका घर परिवार बहुत अच्छा है। अगर अपनी बेटी टूनी की उधर शादी हो गई तो टूनी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ा लिखा कम है तो क्या हुआ, घर परिवार तो सही है ना? वैसे भी मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, वह सब संभाल लेगी। अब चंपक अगले महीने की कोई एक अच्छी सी तारीख निकालकर टूनी और सोनू कबूतर की शादी करवा देता है। टूनी अब अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल पहुंचने के पहले दिन टूनी की सास टूनी से कहती है, देख टूनी बहू, हमारे खानदान का रिवाज है कि घर की बहुएं हमेशा घूंघट करके रहती हैं, जो तुम्हें भी करना होगा। और हाँ, एक बात और, हम इतनी देर तक नहीं सोते जितनी देर तक तुम सोकर उठ रही हो। सुबह के 5 बजे उठना हमारे खानदान का रिवाज है, इसीलिए जल्दी उठने की आदत डाल लो। हाँ, सुबह सबसे पहले अपने ससुर जी को चाय देनी है और बाकी के नियम तुम्हें मैं धीरे धीरे समझा दूंगी। टूनी अब अपने घर के कामों में लग जाती है। सभी के लिए खाना बनाने के बाद वे थोड़ा आराम करने अपने कमरे में जाती है। तभी सोनू वहाँ आता है और टूनी से कहता है, देखो टूनी, तुम इस घर की बहू ही नहीं हो, तुम मेरी पत्नी भी हो और मैंने शादी करके तुमसे कई वादे किए हैं जो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। इसीलिए तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम बेझिझक मुझे कह देना, मैं तुम्हारा हर कदम में साथ निभाऊंगा। टूनी को सोनू का इतना विनम्र व्यवहार देखकर बहुत हिम्मत मिलती है और अगले दिन जब वह चाय बनाकर अपने ससुर को देने जाती है तो उसके ससुर किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। देख ठाकुर, वो जमीन मेरे बापू ने तेरे बापू को बेची थी, पूरे दाम चुका दिए थे बापू ने। अब तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं है। पिताजी, आपकी चाय। हाँ ठीक है बहू, यहाँ मेज पर रख दो, मैं बाद में पी लूँगा। और हाँ, दरवाज़ा बाहर से बंद कर देना। सोनू जी,
मैं अभी पिताजी के कमरे से आ रही हूँ। वो थोड़े से परेशान लग रहे थे, शायद किसी से पैसे के बारे में बात कर रहे थे। आपको कुछ पता है उस बारे में? शायद जमीन का कुछ मामला था, शायद कब्जे का। हाँ टूनी, वो मेरे दादाजी ने बहुत समय पहले एक जमीन खरीदी थी। उन्होंने सारे पैसे दे दिए, पर पता नहीं कहां से अब उस जमीन बेचने वाले का लड़का आ गया है और जमीन को लेकर लड़ाई कर रहा है। कह रहा है कि पैसे कम दिए थे और इसी के लेकर लफड़ा चल रहा है। टूनी अब घर के कामों में लग जाती है और सोनू अपनी दुकान पर चला जाता है। अब अगले दिन जब सोनू अपने कुछ पेपर ढूंढ रहा था तो उसे एक डायरी मिलती है। तभी सोनू अपनी बहन को बुलाता है। अरे प्राची, इधर आना। हाँ भाई, क्या हुआ? यह देखना किसकी डायरी है। भाई मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लो। प्राची, यह सही बात नहीं है, तुम पहले मेरा काम करो। अब प्राची वे डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, पर पिताजी ने मेरी शादी करा दी और मेरा यह सपना टूट चुका है। टूनी। भाई, ये तो टूनी भाभी की पर्सनल डायरी है जिसमें उन्होंने अपने सपने के बारे में लिखा हुआ है कि वे कलेक्टर बनना चाहती हैं। क्या टूनी कलेक्टर बनना चाहती थी और मेरे से शादी करने की वजह से उसने अपना सपना छोड़ दिया? सोनू फौरन टूनी के पास जाता है और उससे पूछता है, टूनी, क्या तुम कलेक्टर बनना चाहती थी और तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? कब बताती जी, शादी के बाद पता ही नहीं चला कि मैं कब अपना सपना भूल गई। नहीं टूनी, अब और नहीं। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपना सपना अधूरा छोड़ दो। मैं आज ही माँ बाबा से बात करूंगा कि वह तुम्हें IAS की पढ़ाई करने दे। सोनू अपने माता पिता से इस बारे में बात करता है। वे थोड़ा घबराया हुआ भी था। अरे, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानता भी है तू क्या बात कर रहा है। अब क्या हम बहू को पढ़ने भेजेंगे? देख बेटा, हमारे समाज में बहुओं को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि तू बहू का इसमें साथ दे। सोनू वहां से निराश होकर चला जाता है और जाकर टूनी से कहता है, माँ पिताजी ने तो मना कर दिया, पर टूनी, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो और अपना सपना पूरा करो। बाकी माँ बाबा को मैं देख लूंगा। पर आप मेरे सपने के पीछे क्यों पड़े हैं? वैसे भी मैं उन सब के बारे में भूल चुकी हूँ। अच्छा होगा कि आप भी भूल जाइए। नहीं टूनी, हरगिज नहीं। तुम्हारा सपना मेरा भी सपना है। टूनी सोनू के कहने पे फिर से पढ़ाई करने लगती है। सोनू भी टूनी का इस काम में बहुत साथ देता है और वह अपने माँ बाप से छुपाकर उसे पढ़ा रहा था। अब ऐसे ही दिन बीतते चले गए। टूनी की IAS की परीक्षा का समय आ गया और सोनू ने घर का बहाना बनाया और टूनी को उसके मायके ले गया। टूनी, अगर तुम घर पर रहती तो अपनी परीक्षा नहीं दे पाती और माँ बाबा भी तुम्हारे बाहर जाने का कारण पूछते। इसीलिए अब जब तक तुम्हारे पेपर नहीं हो जाते तुम यहीं रहकर अपनी पढ़ाई करना। सोनू जी, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे आप जैसा इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। ये समय इन सब बातों का नहीं। अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं। अब टूनी हर समय पढ़ाई करती रहती और मन लगाकर एग्जाम देकर आती और सोनू भी टूनी का बहुत साथ देता। वो उसके लिए खाना बनाता और घर का सारा काम करता। इस तरह से अपने पति की मदद से टूनी ने सारे पेपर ध्यान से दिए और उसके बाद वह अपने घर आ गई। पर पता नहीं कहां से टूनी के सास ससुर को टूनी की पढ़ाई के बारे में पता चल गया और उन्होंने सारा घर सर पर उठा लिया। सोनू, मैंने तुझे मना किया था ना कि बहू यह कलेक्टर की पढ़ाई नहीं करेगी। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? पिताजी, मेरी पत्नी की तरफ भी मेरा कोई फर्ज बनता है। मैंने जब टूनी के साथ 7 फेरे लिए थे तो उससे ये वादा किया था कि मैं उसके हर फैसले में साथ दूंगा, इसलिए मैंने टूनी की मदद की। पर बाबा, अगर टूनी कुछ बन जाएगी तो नाम आपका भी तो होगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर टूनी का रिजल्ट निकला और टूनी ने UPSC परीक्षा में टॉप किया और अब वह एक IAS अफसर बन गई। पर उसके माता पिता ने उनसे बात करनी छोड़ दी। पर सोनू ने टूनी का साथ नहीं छोड़ा और अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करता रहा। उधर टूनी भी अपना काम संभाल कर करती। तभी उसके पास वह फाइल आई जिसमें उसके ससुर की जमीन के असली कागजात थे। टूनी ने वह फाइल अपने सास और ससुर को दिखाई। देखिए पिताजी, आपकी जमीन के असली कागज। अब आपको सेठ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, धोखाधड़ी और जालसाजी का, और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
अरे बहू, ये पेपर तो मैं कब का भूल गया था कि कलेक्टर ऑफिस में छोड़ आया हूँ और मैं इन्हें यहाँ घर पर तलाश रहा था। तू नहीं जानती बहू, तूने कितना बड़ा काम किया है और मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दे। मैं भी खामखा बहुत गुस्सा किए जा रही थी। अगर तू आज कलेक्टर ना बनती तो ये सब ना होता। खुश रह मेरी बहू। टूनी अब कोर्ट में सभी सबूत पेश करती है और टूनी के ससुर को उसकी जमीन वापस मिल जाती है। अब टूनी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम संभालती है, घर भी देखती है और काम भी। सोनू को भी अपनी पत्नी पर बहुत गर्व होता है।